क्योंकि किसान को आवश्यकता है, अपनी बेटी की शादी करनी है तो पैसा चाहिए, बेटे को पढ़ाना है तो पैसा चाहिए, घर का बुजुर्ग व्यक्ति बीमार है तो पैसा चाहिए। महात्मा गांधी की सोच को कुछ विशेष वाक्यों में मैं आप तक पहुंचाता हूं। गांधी जी ने कहा था, न कमान खींचो न तलवार निकालो, जब तोपे हो मुकब्बिल तो अखबार निकालो। अखबार छापो, लोगों में जागरूकता। किसान कब तक अपनी फसल को रखे रहेगा? तो व्यापारी, तमाम लोग, भ्रष्टाचारी लोग ये जानते हैं कि किसान अपनी फसल को ज्यादा दिन तक रखने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसको अगर इन सेंटर्स को खोलने में हम देर करेंगे तो मजबूरन उसको एमएसपी के नीचे जितने में हम कहेंगे उतने में उसको वो फसल अपनी बेचनी पड़ेगी। सरकार ने जैसे भी करके आश्वासन दिया था, मौखिक रूप से ही सही, लेकिन कहा था कि हम एमएसपी देंगे, लेकिन अभी ये वैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसके लिए कोई भी नियम नहीं है, कानून नहीं है। कानून ना होने की वजह से भ्रष्टाचारियों पर कोई लगाम नहीं लग रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद राजपूत। आज के हमारे इस वीडियो में हम एमएसपी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, एमएसपी क्या होती है इसके बारे में हम विशेष रूप से आज चर्चा करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? कहने को तो हिंदुस्तान 1947 में सन 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन ये देश, ये किसान, इस देश के किसान आज भी गुलाम हैं, बेईमानों के गुलाम हैं, भ्रष्टाचारियों के गुलाम हैं, दलालों के गुलाम हैं। जिस प्रकार से खाद की कालाबाजारी को लेकर हमने लड़ाई लड़ी है, नीचे से ऊपर तक गए, बाद में ये एहसास हुआ, पता चला कि भ्रष्टाचार किसी एक कड़ी में नहीं है, हर कड़ी भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। नीचे से ऊपर तक हर एक कड़ी में हर एक अधिकारी हो गए, नेता हो गए, सभी लोग भ्रष्टाचार की गिरफ्त में हैं, घिरे हुए हैं। जो पैसा पहुंचता है वो किसी एक अधिकारी तक नहीं, सभी अधिकारियों तक थोड़ा थोड़ा करके नीचे से ऊपर तक पहुंचता है, इसीलिए ऊपर से कार्रवाई नहीं होती है। और जैसे तैसे करके अपनी आवाज बुलंद करके दबाव बना के अगर हम 2-4 लाइसेंस सस्पेंड भी करा देते हैं तो गैर कानूनी तरीके से वहां पे ट्रक के ट्रक उतारे जाते हैं और लगातार महंगे दामों पर खाद को बेचा जाता है। खाद की कालाबाजारी चलती रहती है। मजबूरन, क्योंकि किसान के खेत बुवाई के लिए डले हैं, इसीलिए हमें भी थोड़ा सा रुकना पड़ता है, क्योंकि किसान कहता है कि भैया इस बार थोड़ा सा धीरज रखिए, अगली बार से नकेल कसिए, ताकि शुरुआत से ही किसी को महंगी खाद ना मिले और खेतों की भी नुकसान ना हो पाए। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, जिस प्रकार से 2 दल थे, गरम दल और नरम दल। गरम दल वाले लोग जब मार काट पे उतारू हो गए थे, हिंसा करने लगे थे, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप उनका मुकाबला लाठी डंडों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इंग्लिश सोफिस्टिकेटेड राइफल्स हैं, तोप हैं, तो आप लाठी डंडों तलवारों से उनका मुकाबला कैसे करेंगे? ऐसी कंडीशन में आपके पास एक बहुत अच्छा हथियार यह है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाइए, लोगों में जागरूकता फैलाइए। जब हिंदुस्तान का नागरिक जागरूक हो जाएगा तो अपने आप ही अंग्रेजों को देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हमने भी उन्हीं के पग चिन्हों पर अपना रास्ता बनाया है, हमने ये स्थापित किया है, हमने ये नियम बनाया है, या हमने भी अपने मन में ये धारणा बना ली है कि अब अधिकारियों की छोड़ो, किसान भाइयों को जागरूक किया जाए। क्योंकि एक बार अगर बुंदेलखंड का किसान, हिंदुस्तान का किसान जाग गया तो फिर उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता, कोई महंगे दामों में उसको खाद नहीं बेच सकता, कोई सस्ते दामों में उसकी फसल नहीं खरीद सकता। महात्मा गांधी की सोच को कुछ विशेष वाक्यों में मैं आप तक पहुंचाता हूं। गांधी जी ने कहा था, न कमान खींचो न तलवार निकालो, जब तोपे हो मुकब्बिल तो अखबार निकालो। अखबार छापो, लोगों में जागरूकता फैलाओ। वही हमारा भी उद्देश्य है। हम अपने वीडियोस के माध्यम से किसान भाइयों में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले एमआरपी का, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य का एक वीडियो हमने जारी किया था। आज के हमारे इस वीडियो में हम एमएसपी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, एमएसपी क्या होती है इसके बारे में हम विशेष रूप से आज चर्चा करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी फसलों को जो मिनिमम प्राइस मिलना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। कब इसकी स्थापना हुई, किस प्रकार से ये एक्शन में आया। हर वर्ष साल में 2 बार एमएसपी तय किया जाता है। रबी और खरीफ 2 प्रकार की फसलें होती हैं। सर्दियों की फसल जो रबी की फसल होती है, अक्टूबर में जिनकी बुवाई हो जाती है और जाकर ये फसल
अप्रैल में तैयार हो जाती है। अक्टूबर के पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने आके एमएसपी के बारे में एक वीडियो जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि इस बार ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है एमएसपी में। माननीय मंत्री जी, बढ़ोतरी होने से क्या फायदा है जब किसानों की फसल एमएसपी पे खरीदी ही नहीं जा रही है। अभी लगातार मूंगफली की फसल खरीदी जा रही है, एमएसपी के काफी नीचे खरीदी जा रही है। तो मात्र एमएसपी निर्धारित कर देने से या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने से कि ऐतिहासिक बढ़ोतरी एमएसपी में की जा रही है, इससे कुछ नहीं होता है। ये व्यवस्था जब किसान को उसका लाभ हो तब तो ऐसी व्यवस्था का कुछ मतलब है, अन्यथा ये तो बिल्कुल बेकार है। एमएसपी क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, आइए देखते हैं। मैं आपको स्लाइड बना के लाया हूं, आप देखिए क्या होता है एमएसपी। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी क्या है। यह वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, यानी एक बेस प्राइस तय किया जाता है सरकार की तरफ से कि इससे कम आपकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। और ये एमएसपी आपकी बुवाई होने के पहले सरकार तय कर देती है ताकि इसी आधार पर किसान अपनी फसल को बोए जिससे उसको अधिक से अधिक लाभ हो। अक्टूबर के पहले रबी की फसल, जो सर्दियों की फसल बोई जाती है, इसके पहले ही एमएसपी निर्धारित करके बता दिया जाता है। यह किसानों द्वारा किए गए उत्पादन की लागत से कम 1.5 गुना की गणना पर आधारित होती है। यानी जो किसान फसल बो रहा है इसमें उसका जितना लागत लगने वाली है, जितना खर्च होने वाला है, उसका 1.5 गुना एमएसपी कम से कम होती ही है। यानी अगर उस फसल का खर्चा 100 रुपया है, अगर उस फसल का खर्चा 100 रुपया है तो उसकी एमएसपी 150 रुपए तो होगी ही होगी, इससे कम नहीं होगी, 1.5 गुना होगी इससे, यानी कि ज्यादा होगी जी। दूसरे शब्दों में एमएसपी किसी भी फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है। यह वह कीमत भी है जिसे सरकारी एजेंसियां किसानों से किसी विशेष फसल की खरीद करने पर भुगतान करती है। वर्ष में 2 बार एमएसपी दी जाती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि साल में 2 बार एमएसपी तय की जाती है। एक तो सर्दियों की फसल के पहले, यानी अक्टूबर की फसल के पहले एमएसपी बताई जाती है, और दूसरी जो गर्मियों की फसल होती है मई जून की लगभग एमएसपी की चर्चाएं की जाती है, एमएसपी तय की जाती है। वर्तमान में इन कीमतों के लिए कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। सबसे बड़ी बात, कोई भी वैधानिक समर्थन नहीं है और ना ही इसको अनिवार्य बनाने वाला कोई कानून है। यही सबसे बड़ी कमी है जिसके लिए लगातार किसान आंदोलन होते आ रहे हैं। अब भी किसान आंदोलित है, अब भी किसान आंदोलन लगातार चल रहे हैं और धीरे धीरे यही आंदोलन देखना पिछले बार की तरह बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा। सरकार ने जैसे भी करके आश्वासन दिया था, मौखिक रूप से ही सही, लेकिन कहा था कि हम एमएसपी देंगे, लेकिन अब भी ये वैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसके लिए कोई भी नियम नहीं है, कानून नहीं है। कानून ना होने की वजह से भ्रष्टाचारियों पर कोई लगाम नहीं लग रही है। लगातार किसान आंदोलन करते हैं कि इसके लिए कानून बनाया जाए ताकि जो भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे उन पर कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई की जा सके, क्योंकि इस पे कोई कानून नहीं है। इसीलिए ही ये व्यापारी भ्रष्टाचारी खुले मन से बड़ी निडरता के साथ किसानों को लूटते आ रहे हैं। अगर इसका कोई कानून होता तो हमारी जानकारी में अवश्य होता और अब तक हम किसी न किसी एक को तो रगड़ ही चुके होते। जिस प्रकार से खाद में कालाबाजारी के केस में हमने 2-4 लाइसेंस सस्पेंड कराए थे। अगली बात देखिए, एमएसपी के तहत जो फसलें हैं, 22 फसलों के लिए एमएसपी दिया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य एफआरपी दिया जाता है। गन्ने के लिए एमएसपी नहीं दिया जाता है, गन्ने के लिए एफआरपी दिया जाता है। एफआरपी का मतलब है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। एमएसपी के जैसा ही मानो। एमएसपी के साथ गन्ने को इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये जो गन्ना है इसको ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां खरीदती हैं, इसीलिए सरकार की तरफ से
एफआरपी बनाया गया है, जिसमें ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि किसानों को उचित मूल्य पर आप उनका गन्ना खरीदे। हालांकि उसके बाद भी किसानों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि इस देश में कानून बनना अलग बात है और कानून फॉलो होना अलग बात है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। 7 अनाज हैं, जिसमें बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, जौ हो गया, रागी हो गया, ज्वार हो गया। 7 अनाज हैं, इसमें 5 दालें हैं, तूर, चना, मसूर, उड़द और मूंग। 7 तिलहन की फसलें हैं, इसमें सूरजमुखी, सरसों, नाइगर सीड, सोयाबीन, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी। 4 वाणिज्यिक फसलें हैं, जिसमें कच्चा जूट हो गया, कपास हो गया, खोपरा हो गया और गन्ना हो गया। इन सब के लिए तो एमएसपी है और गन्ने के लिए एफआरपी है। एमएसपी के जैसा ही है ये, क्योंकि इसको प्राइवेट व्यापारी ज्यादा खरीदते हैं गन्ने को, इसीलिए उसको अलग नाम दिया गया है, जिसको हम एफआरपी कह रहे हैं। आगे देखिए एमएसपी का निर्धारण। कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको सीएसीपी कहा जाता है, द्वारा सिफारिश की जाती है, आग्रह किया जाता है, और इसका निर्णय लेने वाली जो संस्था है जो सीसीईए, यानी इस सिफारिश पर आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है सीसीईए जिसको कहा जाता है, यही निर्णय लेती है। सिफारिश करने वाली जो समिति है, आयोग है सीएसीपी, वो बताती है, उसके बाद निर्णय लेता है सीसीईए, और निर्णय उसी पक्ष में होता है, सीएसीपी के पक्ष में ही ज्यादातर होता है। जैसा ये दिशा निर्देश देते हैं उसी प्रकार का निर्णय सीसीईए लेता है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस सीएसीपी या कृषि लागत और मूल्य आयोग 1965 में ये आ गया था, और उस समय इसको अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था 1965 में। उसके बाद 1985 में इसको सीएसीपी कहा जाता है। 1985 के बाद इसको कहा गया सीएसीपी। आगे बढ़ते हैं, देखिए, और किसी वस्तु के लिए एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएसीपी विभिन्न कारकों पर विचार करता है, इसमें खेती की लागत भी शामिल है। एमएसपी का जो निर्धारण होता है, एमएसपी तय की जाती है, उसमें भाई कृषि की जो लागत है वो देखी जाती है मुख्यतः, और उसके साथ जो भी अन्य चीजें हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। पहला जो पॉइंट है इसमें देखिए, मांग और आपूर्ति का विश्लेषण करता है, डिमांड एंड सप्लाई के जितनी मांग है भाई, अगर देखिए कोई भी डिमांड अगर कांस्टेंट कर दी जाए, एक सी कर दी जाए, और अगर डिमांड उतनी ही है, सप्लाई अगर ज्यादा हो गई और डिमांड उतनी ही है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर सप्लाई ज्यादा है तो, अगर डिमांड उतनी ही है और सप्लाई कम हो गई है तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उत्पादन की लागत, ये भाई कितना खर्च आ रहा है उत्पादन में, बाजार में कीमतों का रुझान क्या है, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों, इनको कंपेयर किया जाता है, इनकी तुलना की जाती है। अंतर फसल मूल्य समानता, अलग अलग फसलों के भी मूल्यांकन किया जाता है, ताकि ऐसा ना हो किसी की एमएसपी ज्यादा हो जाए तो किसान फिर उसी फसल को उगाएं, जिससे वो डाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाए। ये पता चला किसी वक्त गेहूं की एमएसपी ज्यादा होगी तो सभी किसानों ने गेहूं बो दिए, तो अन्य फसलें बाजार में जा ही नहीं रही, इसीलिए हर चीज को बैलेंस करके रखा जाता है। कृषि और गैर कृषि के बीच व्यापार की शर्तें, उत्पादन लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50%, यानी मिनिमम जो 50% का प्रॉफिट तो किसान को होना ही चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, लगभग 1.5 गुना। उस उत्पाद के उपभोक्ताओं पर एमएसपी के संभावित प्रभाव। आगे देखते हैं, 3 प्रकार की उत्पादन लागत। देखिए, जो उत्पादन लागत होती है 3 कैटेगरीज में, उसको 3 श्रृंखलाओं में उसको डिवाइड किया गया है। जो खर्चा होता है, सीएससीपी प्रत्येक फसल के लिए राज्य और
अखिल भारतीय औसत स्तर पर 3 प्रकार का उत्पादन लागत का अनुमान लगाता है। पहली कैटेगरी को A2 के नाम से रखा गया है। A2 में क्या क्या आता है? जो भाई एक्चुअल कॉस्ट होती है, जो एक्चुअल कॉस्ट साफ तौर पर दिख रही है उसको रखा गया। इसके तहत किसान द्वारा बीज हो गया, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है। यानी जो खर्चा जमीन को लेके, जैसे बटाई बलकट पे अगर किसी ने जमीन ली है तो उस बेसिस पे भी देखा जाता है। तो जो प्रत्यक्ष रूप से खर्च दिख रहा है इस कैटेगरी में, A2 नाम की कैटेगरी में, उन सबको रखा जाता है। दूसरी कैटेगरी है जिसमें A2 तो है उसके साथ प्लस FL करके एक कैटेगरी बनाई गई है, A2 प्लस FL। इसके तहत जो A2 की फर्स्ट खर्च थे वो तो आते ही आते, यानी ये सभी खर्च जो यहां पर है वो तो इस कैटेगरी में आते ही आते हैं। उसके साथ साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम, यानी जो किसान उसमें मेहनत करता है अपनी फसल में, अपने खेतों में जो किसान मेहनत करता है उसका श्रम तो उसको मिलता नहीं है, उसकी मजदूरी, उसका पैसा तो उसको मिल नहीं रहा है ना, तो उस श्रम को भी जोड़ा गया है का एक अधिरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। यानी जो जीतोड़ दिन रात किसान खून पसीना बहाकर अपनी फसल को रोप रहा है, उगा रहा है, उसकी रखवाली कर रहा है, उसका वेतन भी जो उसको नहीं मिल रहा है उसको जोड़ा गया है A2 प्लस FL इस सेकंड कैटेगरी में, दूसरी श्रेणी में। तीसरी श्रेणी देखिए C2 नाम से जो श्रेणी है, C2 के तहत ये तो आ ही जाती है इसमें A2 प्लस FL। C2 के तहत अनुमानित भूमि का किराया और खेती के लिए लिए गए धन पर ब्याज की लागत A2 और FL में जोड़ी जाती है। यानी A2 और FL में जो भी किराए पर ली गई भूमि है, बलकट पे ली गई भूमि है, उसका पैसा या जो पैसा उसने किसी से पूंजीपति से उधार लिया है उस पर जो ब्याज लगने वाला है वो सब जोड़ा जाता है इस कैटेगरी में, तीसरी श्रेणी में, C2 नाम की श्रेणी में। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए इसमें क्या क्या चुनौतियां, मुख्यतः समस्याएं कहां आती हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं हम किसानों को महसूस होती हैं, किसानों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से उसकी जो फसल है वो MSP पे नहीं बिक पाती है। इस प्रकार से षड्यंत्र करके ये जो व्यापारी हैं, बीच के जो दलाल हैं, किस प्रकार से भोले भाले किसानों को लूटते हैं, किन वजह से, क्या क्या कारण हैं कि जिनकी वजह से किसानों को अपनी फसल को MSP के नीचे भी बेचना पड़ता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे फसल को बेचना गलत है, उसके ऊपर कितनी भी फसल ली जा सकती है। सरकार आश्वासन देती है कि इसके नीचे नहीं खरीदेंगे आपकी फसल, कम से कम इतने में तो खरीदेंगे, उसके ऊपर हो सकता है उसका प्राइस। खरीद केंद्रों की स्थापना में देरी, यानी जो FCI एफर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI सेंटर जहां पे फसलों की खरीद की जाती है, ऐसे केंद्र स्थापित करने में अगर देर हो जाएगी तो किसान अपनी फसल को कब तक रखे रहेगा। कई बार जानबूझकर ऐसे केंद्रों की स्थापना में देरी की जाती है ताकि प्राइवेट मंडियों में जाकर किसान अपनी फसल को बेचने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि किसान को आवश्यकता है, अपनी बेटी की शादी करनी है तो पैसा चाहिए, बेटे को पढ़ाना है तो पैसा चाहिए, घर का बुजुर्ग व्यक्ति बीमार है तो पैसा चाहिए। किसान कब तक अपनी फसल को रखे रहेगा। तो व्यापारी, तमाम लोग, भ्रष्टाचारी लोग ये जानते हैं कि किसान अपनी फसल को ज्यादा दिन तक रखने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसको अगर इन सेंटर्स को खोलने में हम देर करेंगे तो मजबूरन उसको MSP के नीचे जितने में हम कहेंगे उतने में उसको वो फसल अपनी बेचनी पड़ेगी। कमीशन एजेंटों के हाथों शोषण, जो ज्यादातर समय MSP के नीचे किसानों से उपज खरीदते हैं, ये जो कमीशन एजेंट हैं, ये जो दलाल हैं, इनसे बचने की जरूरत है। आपके खेत पर आते होंगे कि आप कहां भटकते फिरेंगे, हम आपकी पूरी फसल को बिकवा देंगे या हम आपकी पूरी फसल खरीद लेंगे, आपको आने जाने का खर्चा नहीं लगेगा, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। किसान भी बेचारा भोला भाला सोचता है कि चलो हमारे खेत से ही फसल कोई ले जा रहा है तो इसको बेच देते हैं, क्योंकि किसान उतना जागरूक नहीं है, उसको पता नहीं है
कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, एमएसपी क्या है, इसीलिए वो इनके बहकावे में आ जाता है। और ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, दलाल सावधान हो जाएं, भोले भाले किसानों को भड़काने का काम ना करें, उनको ठगने का काम ना करें, नहीं तो अब बहुत जल्दी ऐसे लोगों पर नकेल कसी जाने वाली है। किसानों को एक बड़े वर्ग के बीच एमएसपी के बारे में जागरूकता की कमी है। सबसे अहम बात, सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी बात, किसानों के बीच जागरूकता की कमी है। इसीलिए वो 1350 की डीएपी की बोरी को 1850, 2000 और 2500 में खरीदने पर मजबूर होता है, क्योंकि जागरूकता नहीं है। अगर हम जागरूक होते तो ऐसे कोई भी लोग हमको ठग नहीं सकते थे, हमको लूट नहीं सकते थे। किसी भी लूट के लिए सजा है, किसी भी चोरी के लिए सजा है, लेकिन ये जो लूट किसानों से खुलेआम दिन प्रतिदिन हो रही है, इसके लिए कोई सजा क्यों नहीं है? क्योंकि एमएसपी को कोई वैधानिक नियमों के तहत नहीं रखा गया है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई कानून नहीं बनाया गया है, जिसके लिए लगातार किसान आंदोलन होते आए हैं। लेकिन बुंदेलखंड का किसान इतना जागरूक नहीं है कि वो इन चीजों को समझ पाए। हमारा जो उद्देश्य है, एक एक किसान को जागरूक करना है। अगर ये सीरीज, इस प्रकार की जानकारियां किसानों के लिए, आप श्रोता जो देख रहे हैं उनके लिए लाभकारी हैं, लाभदायक हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि इस प्रकार की जानकारियां हम और भी आगे लेके आएं। अगर आपके लिए ये जानकारी उपयोगी नहीं है तो भी बताइए, ताकि ना ही हम अपना समय बर्बाद करें और ना ही आपका समय बर्बाद करें। इस पृष्ठभूमि में किसान एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। किसान लगातार एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। पिछली बार किसान आंदोलन जब खत्म हुआ था, सरकार के आश्वासन पे खत्म हुआ था कि हां इसको कानूनी दर्जा देंगे, लेकिन अभी तक इसको कोई कानूनी दर्जा नहीं दिया गया है। मौखिक रूप से ही सही, लेकिन किसानों के लिए सरकार ने कहा है कि हां आपकी फसल एमएसपी पे खरीदेंगे, लेकिन अगर ये वैधानिक हो जाए, नियम बन जाए, कानून बन जाए, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा सकती है, उनके खिलाफ एफआईआर की जा सकती है, उनको कोर्ट तक घसीटा जा सकता है। अगर ऐसा कोई कानून बन जाएगा तो किसी ना किसी को तो हम लोग भी रगड़ ही देंगे। ये जानकारी एमएसपी की मैंने आप तक पहुंचाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। इसके पहले मैंने आपको जानकारी दी थी मैक्सिमम रिटेल प्राइस की, एमआरपी की, अधिकतम खुदरा मूल्य की, कि कैसे एमआरपी से 1 रुपए देना भी गलत है। कस्टमर फोरम में आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। सभी चर्चाएं मैंने उस वीडियो में की थी, और ये वीडियो हमारा एमएसपी को लेकर रहा, क्योंकि किसान हमारे लगातार परेशान होते रहते हैं, क्योंकि उनमें जागरूकता की कमी है। तो इसीलिए सभी लोग ये वीडियो को अपने परिचित किसानों को, जिन किसानों के पास मोबाइल बड़ा नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, कम से कम जो बच्चों के पास है और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो किसानों को दिखाइए। और अगर आपको कोई लाभ इससे हो रहा है, जागरूकता पहुंच रही है, तो भी आप हमें जरूर बताइए। और आगे किस मुद्दे पर हमें रिसर्च करके ऐसे डेटा लाने चाहिए, ये डेटा में आपको कोई कमी नहीं लगेगी, क्योंकि ये डेटा मैंने खुद रिसर्च करके दृष्टि आईएएस, जो कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है। तो इसीलिए जो भी मेरे प्रयास से हो पाया है, मैंने आप तक सही जानकारी पहुंचाई। और भी जो जागरूक लोग हैं, जिनको और अधिक जानकारी हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी जानकारी साझा करें। हम कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स की जानकारियां भी आपके इसी स्क्रीन पर लगा के आपको एक्सप्लेन कर पाएं, आपको बता पाएं। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद राजपूत और आप देख रहे थे जनता का राज। धन्यवाद।